नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 के अंदर ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। तो शुरू करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 37 है और वीडियो नंबर जो आप देख रहे हैं ये 10वां है, पेज नंबर 39 है। ये आप समझिएगा कि ये जो वीडियो है ये बीम जूम कर दे डिजाइन RCC की सिंगली रोड डब्ल्यू में काम आएगा। तो उसकी ये रीढ़ की हड्डी है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, इससे हम निकाल पाएंगे स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। ये जो पैरामीटर्स हैं K1, K2, K3, ये आपको याद होने चाहिए। हालांकि इनकी वैल्यूज को सिद्ध करना यानी कि प्रूव करना परीक्षा में आने की संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपके बेसिक्स को ध्यान रख के मैंने इसको प्रूव करना मैंने तय किया इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो मेरा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम क्या है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स क्या है, उनको कैसे प्रूव करते हैं, इसी पे डिपेंड है। तो पहले आप जरा फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल इनपुट बीम आप देख रहे हैं जिसकी विड्थ है B, ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल D। ये जो लोहे की जो शरीर लगे ना, यहाँ तक डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d, ये इफेक्टिव कवर है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्ट्रेन डायग्राम है, विकृति का चित्र है। आपको पता है कि स्ट्रेन डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये कभी कर्व नहीं होता, स्ट्रेट लाइन होती है। न्यूट्रल एक्सिस है ये, यहाँ पर स्ट्रेन 0 होगी और जो जो ऊपर जाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगी। और ये कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा याद रखना 0.0035 होती है, इसको भी याद रखना। और नीचे जाएंगे तो स्टील में स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी और यहाँ आके मैक्सिमम होगी जहाँ पे सरिये लगे हुए। और इसके नीचे का जो पोर्शन है कंक्रीट का, उसको अपन मान लेते हैं इनइफेक्टिव। तो हम यहाँ तक ही कंसिडर करते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है स्ट्रेस डायग्राम। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमने देखिए सीधा जो यहाँ स्टील लगा ना, वहां पे टेंसाइल फोर्स शो कर दिया है। यानी हमने ये माना है कि Na के नीचे जो कंक्रीट है वो लोड लेती ही नहीं है, सारा लोड कौन लेता है? स्टील। जबकि Na के ऊपर जो कंप्रेशन है वो इतना एरिया दिख रहा है कोई वाला, इस पर का स्ट्रेस डायग्राम में तो कंक्रीट में कंप्रेशन होता है। अच्छा, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का वो आप जरा समझ लें। ये जो स्ट्रेन है ना 0.0035 लीनियर है, तो कहीं पे ये वैल्यू कम होते होते 0.0020 भी आएगी। तो ये देखिए 0.0020 इसी हिसाब से अगर किसी स्केल से बना है, ये अगर 0.0035 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0.0020 यहाँ हो जाएगी 0.0020। तो 0.0020 स्ट्रेन जिस स्तर पर होती है, जिस लेवल पर होती है, वहां तक आप देखिएगा ये जो स्ट्रेस डायग्राम में एक रेक्टेंगल है, यानी कि टॉप से चले और जहां स्ट्रेन पॉइंट यानी 0.0035 से 0.0020, 0.0035 टू 0.0020, ये जो डेप्थ है यहाँ तक ये स्ट्रेस कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेस हर जगह इतनी है, ये कांस्टेंट है।
और इसके बाद स्ट्रेस पैराबोलिक वेव में घटना शुरू होती है। देखिए ये कर्व है, ये पैराबोलिक है, और Na पे आते थे स्ट्रेस जीरो हो जाती है। ये चीज आप अच्छे से समझ लो। पहले फिगर समझ, जब तक आप फिगर नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ तो मैंने बता दिया ये 0.0035 है, ये 0.0020 है। अब ये 3/7, अच्छा ये जो Na है ना, Na की डेप्थ कम बोलते हैं एक्स यू। देखिए एक्स यू इज द डेप्थ ऑफ न्यूटन एक्सिस। ये एक्स यू जो है यानी डेप्थ ऑफ Na, वो 0.0020 पर दो भागों में बढ़ गई, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये 4/7 एक्स यू है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो 3/7 एक्स यू है। जोड़ेंगे तो 7/7 यानी कि एक्स यू हो जाएगा। अब ये 4/7 और 3/7 कैसे आया? ये एक सिंपल सी, आप क्लास 9-10 में पढ़ता है ना, सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज देखिएगा, ये जो है डिस्टेंस ए ई, और वो जो डिस्टेंस है ए डी, यानी मैं अगर ए ई में ए डी का भाग लगाऊं, मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, एक तो ये वाला, आई एम टेकिंग दिस सिमिलर ट्राइंगल, एक तो ये वाला, ये, और एक ये पूरा कंप्लीट, क्योंकि दोनों का एक कॉमन एंगल है, और ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो अगर मैं ए ई अपॉन ए डी करूं तो ये 0.0020 अपॉन 0.0035 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ किया, देखिएगा, ए ई अपॉन ए डी इजिकल टू 0.0020 अपॉन 0.0035। इसको लिखेंगे सोल्व करके तो 20/35, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर 35 है ये, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 4/7, यानी ए ई बटा ए डी इजिकल टू आ गया 4/7। इसका मतलब ए ई कितना हो जाएगा? 4/7 इंटू ए डी, और ए डी क्या है? एक्स यू। तो ए ई बराबर 4/7 एक्स यू हो गया। हर चीज को मेरे ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, और आप खुद नोट रखो, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर में आ जाए। इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको पूरे मन से करा रहा हूं। और अगर ना भी आता है तो ये बेसिक्स हैं, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बीटेक करेंगे तो ये 100% एग्जाम आते हैं, और बहुत काम आने वाली चीजें ये। तो मैं इसको बड़े मन से कर रहा हूँ, इसको देखें आप। तो ये जो ए ई है, ये कितना हो गया? अभी बताया मैंने, 4/7 एक्स यू। ये कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा एक्स यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से 4/7 एक्स यू घटा देंगे तो 3/7 एक्स यू बच जाएगा। अब आप स्ट्रेन डायग्राम को अच्छे से समझ लो। 3/7 एक्स यू, और इस डेप्थ के अंदर स्ट्रेस कांस्टेंट है, ये 4/7 एक्स यू, इस डेप्थ के अंदर ये पैराबोलिक है। अब ये 0.0035, ये 0.0020, ये आपके विड्थ ऑफ बीम, ये इफेक्टिव डेप्थ और ये टोटल डेप्थ, इफेक्टिव पावर। अब क्या है कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको हम कहेंगे K3 FCK अपॉन गामा MC। ये तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। गामा होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। मेटेरियल दो प्रकार के होते हैं, स्टील और कंक्रीट, ये सी का मतलब कंक्रीट। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल कंक्रीट, K3 एक कांस्टेंट है। अभी हम चर्चा करेंगे सारी इसके बारे में, K3 क्या है, लेकिन K3 इंटू FCK करते हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा अभी। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिएगा, ये जो स्ट्रेस है मैक्सिमम, इट इज K3 FCK बटा गामा MC। हालांकि जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये 0.446 FCK आएगा। इट विल कम 0.446 FCK। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो होती है कंक्रीट में कितनी होती है, तो 0.446 FCK। कैसे आएगा ये भी आपको बताऊंगा मैं। पहले एक बार जरा फिगर को समझ लें। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, इसकी डेप्थ है एक्स यू। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ना,
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सारा, ये कंप्रेशन में है। हमने इसकी सीजी मानी है, इट इज सीजी ऑफ द दिस एरिया। कुछ भाग इसका रेक्टेंगुलर है, कुछ इसका पैराबोलिक है, ये सीजी है। जहाँ सीजी है वहां कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। ये कंप्रेसिव फोर्स है कैपिटल सी, इस कंप्रेसिव फोर्स संपीड़न बल है, और टेंसाइल फोर्स यहाँ एक्ट करेगा। और टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बीच की दूरी होती है, इसको कहते हैं लीवर आर्म, LA, लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा, उत्तोलक भुजा। अब ये जो जहां कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है कैपिटल सी, उसकी टॉप से डिस्टेंस कितनी है, वो है, याद रखिएगा, K2 इंटू एक्सयू। एक्सयू तो है लीवर आर्म, लीवर आर्म को, सॉरी, एक्सयू तो है डेप्थ ऑफ NA, और डेप्थ ऑफ NA को मैंने गुणा किया K2 से, तो ये हो जाएगी डेप्थ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन कंप्रेशन, K2 एक्सयू। ध्यान दीजिएगा, जहाँ फोर्स लग रहा है उसकी दूरी टॉप से, यानी कि टॉप ऑफ द कंक्रीट फाइबर, K2 इंटू एक्सयू। हम K2 निकालेंगे अभी, वैसे अभी मैंने लिख दिया है कि 0.42 एक्सयू। K2 कितना आएगा, 0.42 आएगा, K2 आएगा 0.42 डेफिनेटली। कैसा आएगा अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन आप याद रख लें K2 XU यानी कि 0.42 XU। ये फिगर आपने जरूर आत्मसात कर लिया होगा, क्योंकि फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिगर जब सही बन जाते हैं ना, तो सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास में, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, 8 नंबर का, चाहे प्रूव नहीं कर रहा है फिर भी आ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स, व्हाट आर स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। तो 3 होते हैं, K1, K2 एंड K3 आर स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। अब जो K1 है, K1 इसको कहते हैं शेप फैक्टर, आकार गुणांक, SHAPE फैक्टर, शेप फैक्टर। K2 जो होता है इसे कहते हैं डेप्थ फैक्टर, और K3 जो है वो है मैक्सिमम स्ट्रेस फैक्टर। याद कर लें इनको आप, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड मैक्सिमम स्ट्रेस फैक्टर। आप ये भी याद रख रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम आएंगे, कि जो शेप फैक्टर होता है, शेप फैक्टर, वो 0.81 होता है। एग्जैक्ट ये 0.8095 आता है, 0.8095, लेकिन 8095 को हम लगभग 0.81 कह सकते हैं, 0.81। ये जो K2 है डेप्थ फैक्टर, ये होता है 0.416, एग्जैक्टली 0.416 आता है, लेकिन इसको हम रफली 0.42 लेते हैं। और ये जो K3 है मैक्सिमम स्ट्रेस फैक्टर, वो 0.67 होता है। ये आपको बता दूं, ये आप पहले पढ़ चुके हो, याद कीजिए, फिगर 21 पेज 69, फिगर 21 पेज 69, ये पेज 69, और फिगर हम कई बार इस पे डिस्कस कर चुके हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है फॉर कंक्रीट, और ये मैक्सिमम स्ट्रेस याद होगा, हमने FCK की जगह हम 0.67 FCK लेते हैं। क्यों लेते हैं, इस पे मैंने पूरा आपको क्वेश्चन कराया हुआ है कंप्लीट, मैंने आपको इस पे पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है, ये देखिएगा फिगर 21 पेज 69 पे, और एक क्वेश्चन भी मैंने कर रखा है इस पे पहले, देखिएगा ध्यान से। तो ये तो 0.67 होता है, तो K3 तो फिक्स है 0.67, क्या नहीं, ये तो हो गया 0.67 फिक्स। अब ये K1 K2 जो है ना, ये 0.81 और 0.42 ये अभी हम निकालेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो एक बार वापस से देख लें इस फिगर को। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेन वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल स्ट्रेस डायग्राम बता रहा हूँ। ये तो बीम का क्रॉस सेक्शन, ये मैंने आपको बताया ना 0.446 FCK, ये देखिएगा 0.446 FCK में लिख दिया सीधा यहाँ पे, हालांकि प्रूव अभी करूंगा, लेकिन मैंने पहले लिख दिया है। ये आपके एग्जाम आ सकता है, इसको याद कर लेना। और ये जो डेप्थ है एनए की, ये 0.42 XU, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ ऑफ एनए यानी XU है, और XU में से 0.42 XU घटाएंगे, XU माइनस 0.42 XU, ये बच जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक सीधी,
ये 3/7 एक्स है और बाद में जो पैराबोलिक है वो 4/7 एक्स है। ये फिगर मैंने एक बार बना दिया सुविधा की दृष्टि से। अब देखिएगा, हम शुरू करते हैं। अगर आपने ये फिगर अच्छे से समझ ली है तो अब इनको प्रूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा मैं। आपने जब फोर्थ सेम में टॉस पढ़ा था तो उसमें कंटिन्यूस बीम, फिक्स बीम हमने पढ़ी थी ना, आपको याद होना चाहिए। कभी ऐसी कोई शेप आती थी पैराबोलिक इस तरह से, तो ये होता था बी, ये होता था एच। और अगर इसका एरिया निकालना चाहूं मैं तो ये एरिया इसका निकलता था, याद करो, 2/3 BH। आपको याद आ गया होगा, 2/3 BH, यानी ये B इंटू एच इंटू 2/3। और सीजी इसकी यहाँ कहीं होती है, और सीजी जो होती है तो ये मैंने आपको बताया था उस समय, आपको याद होना चाहिए क्रॉस में। ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये 3/8H होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये 5/8H होती है। एरिया इसका 2BH/3, 2BH/3। सीजी ऊपर से नापे तो 3/8 या इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और यहाँ पॉइंट से नापे तो 5/8। ये मैं काम में लूंगा अभी, क्रॉस का मामला है। ये मैंने इसको यहाँ भी समझा दिया, बी और एच होती है, 2BH/3 होता है। हाँ भाई, अब देखिए मैं K1 यानी कि शेप फैक्टर जो है उसको आपको समझना चाहता हूँ। ये फिगर जो मुझे बार बार बदलना ना पड़े, ये जो मैंने फिगर बनाया था ना, ये वाला ये मुझे ये वाला कह दो, विशेष करके ये वाला कह दो, ये मुझको बार बार बदलना ना पड़े पढ़ना, इसलिए मैंने क्या किया, सुविधा की दृष्टि से इस तरफ पढ़ने पे बना दिया, ये बना दिया, ताकि बार बार मुझे पढ़ना चेंज नहीं करना पड़े। तो आप जरा देखें इसको, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत काम। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मली कोई टीचर बताता नहीं है, और ये आपके आरसीसी को, मेरा मुख्य उद्देश्य केवल आपके नंबर आ जाए वो नहीं है, आपकी आरसीसी को मजबूत करना भी है, ताकि आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाए। सवाल तो हम कर लेंगे, सवाल में दिक्कत नहीं आती है, खूब करेंगे, लेकिन समझना जरूरी है। हाँ, तो कैलकुलेशन फॉर K1 यानी कि शेप फैक्टर। अब शेप फैक्टर होता है क्या, पहले समझो आप, व्हाट इज शेप फैक्टर, वो मैंने यहाँ आपको पहले बताया। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, ये रहा K1 शेप फैक्टर, आकार गुणांक या आकृति गुणांक। क्या होता है ये, अगर पैराबोलिक नहीं होता, सिंपली रेक्टेंगल होता इस प्रकार का कंप्लीट, ये वाला, तो एरिया क्या होता, AFCD होता ना, AFCD। लेकिन एक्चुअल में तो एरिया ये वाला है, ABCD और ए पूरा, जो आपको मैंने छायांकित कर रखा है, शेडेड कर रखा है, ये एरिया एक्चुअल में। लेकिन अगर ये कर्व नहीं होता तो ये पूरा होता रेक्टेंगल। दिखती बात है, जो रेक्टेंगल होता एरिया ज्यादा होता, इतना एरिया हमारा कम हो गया। ये जो एक्चुअल में एरिया है AFCD, सॉरी ABCD, इस एरिया में जो एक्चुअल है, इसमें अगर मैं भाग लगा दूं रेक्टेंगल का, यानी कि AFCD का, ये तो एरिया कम है ना, ABCD कम है और AFCD ज्यादा रेक्टेंगल है, ये एरिया जो आएगा 1 से कम आएगा। इसी को हम शेप फैक्टर कहते हैं। ये देखिएगा, शेप फैक्टर इक्वल टू एरिया ABCD, एरिया ABCD अपॉन एरिया AFCD, एरिया AFCD। ये है शेप फैक्टर, और ये शेप फैक्टर जो है अभी हम निकालेंगे आपकी सुविधा के लिए। ये आएगा आपका 0.81 आएगा। कैसे आएगा जरा इसको समझाएं। ये मैंने
देखिएगा ये जो एरिया है कौन सा ए बी सी डी, इसको मैंने दो भाग कर दिए। कौन से? एक तो ए बी ई और एक बी सी डी ई। ये देखिएगा एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ए बी ई, एरिया ए बी ई प्लस एरिया बी सी डी ई, एरिया बी सी डी ई। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इट इम्प्लाइज एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू, अब जो एरिया ए बी ई है, ये वाला एरिया ए बी ई, ये वाला, ये मैंने बताया अभी आपको पैराबोलिक होता है। इसकी क्या होती है एरिया? 2BH/3। बी कितना है? ये। एच कितना है? ये देखिएगा 2BH/3 ए इंटू बी। देखिए ये ए इंटू बी या बी इंटू ए क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको बी कर देंगे वैसे हो जाएगा 2/3 इंटू बी इंटू ए, 2/3 इंटू बी इंटू ए प्लस ये एरिया है बी सी डी, एरिया बी सी डी ई, ये हो जाएगा आपके डीसी इंटू डीई। सी डी कह दो, डीसी कह दो, सी डी इंटू ईडी या ईडी इंटू सी डी। ये देखिएगा ईडी, ईडी इंटू सी डी, रेक्टेंगल है। ये चीज आपको मैं सिखा सकूं पहले भी। आगे चलते हैं। अब देखिएगा इट इम्प्लाइज एरिया एबीसीडी इज इक्वल टू, अब ये देखिए 2/3, 2/3 और ए जो है ए वो निकला था 4/7 एक्सयू, ये बता चुका हूं आपको। तो ए की जगह लिख दिया 4/7 एक्सयू और बी जो है बी वो आपके सी डी के बराबर है। ये देखिएगा ये बी है ना, ये बी सी डी के बराबर है। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो ये बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो मैंने बी जो दिख रहा है वो यहाँ पे, इसको यहाँ पे सी डी लिख दिया प्लस ईडी। ईडी क्या है भाई? ईडी, ईडी देखिए ये है ये वाला, और ये कितना था? 3/7 एक्सयू। ये जो ईडी है ये लिख दिया मैंने 3/7 एक्सयू और इंटू सी डी को मैंने सी डी लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इट इम्प्लाइज एरिया, ये तो इम्प्लाइज हर स्टेप में लगाएंगे। इट इम्प्लाइज एरिया एबीसीडी बराबर, अब ये जरा देखेंगे ना तो 4 दूनी 8, 7 21 इंटू एक्सयू सी डी प्लस 3/7 एक्सयू सी डी। इट इम्प्लाइज दिस इक्वल टू, अब आप देखेंगे मैंने एक्सयू सी डी जो है वो कॉमन ले लिया, तो 8/21 प्लस 3/7 और 8/21 और 3/7 जोड़ेंगे ना, ऐसे बनेगा 21, 21 से 21, 1 8 प्लस 7 21, 3 3 9, 17/21 आ गया। तो एरिया एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया, अब देखिएगा ये एक्स यू जो था ना, एक्स यू और सी डी, अब एक्स यू को मैंने एडी लिख दिया। क्या दिक्कत है? तो भाई यही तो हमारा एक्स यू था, डेप्थ ऑफ एन ए। क्या ये एडी नहीं है क्या? देखो यहाँ तक एन, ये देखो ए से ए और डी तक, यानी डेप्थ ऑफ एन ए जो है एक्स यू, इसको मैंने एडी लिख दिया। ये एक्स यू को मैंने एडी लिख दिया और सी डी है। अब एडी इंटू सी डी किया, जरा ध्यान दीजिएगा। एडी इंटू सी डी, एडी इंटू सी डी, ये देखिए एडी और ये सी डी, क्या ये रेक्टेंगल एरिया नहीं है क्या? ये देखो रेक्टेंगल वाला, ये रेक्टेंगल बड़ा वाला, इसकी दो भुजाएं हैं, एक तो डीसी और एक एडी, या एडी और सी डी। हम कह सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है ना, कौन सा? ए एफ सी डी, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका हो गया एरिया ए एफ सी डी। ए एफ सी डी ये वाला, और ये 8 9 17/21 हो गया। अब ये
एरिया एबीसीडी, ये एरिया एएफसीडी में इधर लेके आ गया अपॉन में 17/21, और 17/21 आप करेंगे ना कैलकुलेटर से तो आएगा 0.8095, जिसको हम लगभग 0.8 ही कह सकते हैं। इसका मतलब अच्छा, और ये जो एरिया एबीसीडी अपॉन एरिया एएफसीडी, एरिया एबीसीडी अपॉन एरिया एएफसीडी, इसी को कहते हैं शेप फैक्टर यानी K1। आपको K1 मिल गया। ये बताओ समझ आएगी ये सवाल। जैसे शेप फैक्टर क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, 8 नंबर में आ सकता है। तो K1 होता है 0.81। ओके, अब K3 तो मैंने पहले ही बता दिया, ये 0.67 होता है। फिगर 21 पेज 69 अभी मैंने बताया था आपको। अच्छा, वैसे ही है ना, आंसर टू क्वेश्चन 14 है मेरा। जो ये वीडियो चल रहा है अभी, ये है 10वां। जो मेरा 5वां वीडियो था ना, वीडियो नंबर 5 पेज नंबर 17, उस पे क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में मैंने इसको हर तरह से समझाया इस चीज को। फिगर 21 पेज 69 पे तो आपको K3 वहां मिल जाएगा। पॉइंट कहते हैं ना कि एफ कारण बताया था, तो K3 0.67, हमने K1 निकाल दिया, K3 निकाल दिया, अब K2 बचा है, अभी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर K2। देखिए K2 निकालने के लिए कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेगी मेरे को। जैसे क्या है कि आपने मैथमेटिक्स में ना, मैथ्स में नहीं, मैकेनिक्स में सेकंड सेम में पढ़ा होगा। वैसे मैंने जब आपको कराया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आपको थर्ड सेम मैंने कराया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब आपको याद होगा फॉर्मूला y बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2, उसको अपन a कह देते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a y बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2, था ना, याद है आपको? ये एक्चुअली वरिग्नन सूत्र कहलाता है, वरिग्नन सूत्र, वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन्स थ्योरम। ये सीजी वाला चैप्टर में आता है। अब वाई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो एरियाज हैं, ये दो एरियाज हैं, इन दोनों की कंबाइंड सीजी मान लो ये है, तो वाई बार हम बॉटम से भी मान सकते हैं, टॉप से भी मान सकते हैं। अभी इस आज जो अभी आपको करा रहा हूँ मैं, इसमें टॉप से मानी मैंने, टॉप से मैंने डिस्टेंस मान ली सीजी की वाई बार सॉरी। और ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, तो ये एरिया 1 है ना, इसकी सीजी यहाँ होगी, इसको मैंने y1 कहा है। एरिया 2 ये है, इस सीजी यहाँ होगी, इसको मैंने y2 कहा है। अब वाई बार निकालना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एरिया A1, ये एरिया A2, A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन एरिया। ये चीज मैं यहाँ पे लागू करने वाला हूँ। देखिए जरा, ये फॉर्मूला है ए वाई बार इज इक्वल टू A1y1 प्लस A2y2। इट इज वेरिग्नन थ्योरम, वेरिग्नन थ्योरम, वेरिग्नन प्रमेय। ये बेस लाइन है, मैंने कहा ना, ये देखो अभी आपको समझाया था मैंने कि ये हमारी बेस लाइन है। ये वैसे बेस लाइन नॉर्मली नीचे लेते हैं अपन, यहाँ मैंने ऊपर ली है, और जो बेस लाइन होती है वहीं से नापी जाती है। वाई बार को वहीं से नापा गया है, y1 भी वहां से नापा गया है, y2 भी वहां से नापा गया है। इस तरह से हमने क्या किया कि ये दो एरिया ले लिया। पहला ये वाला पैराबोलिक, दूसरा ये वाला रेक्टेंगल। ये जो पूरा एरिया है इसको मैंने कह दिया ए, ये A1 ये A2। क्या फॉर्मूला है वाई बार का, वाई बार वाला ए वाई बार, अभी बताया ना, ए वाई बार इज इक्वल टू A1y1 प्लस A2y2। ए वाई बार इज इक्वल टू A1y1 प्लस A2y2। A1 ये एरिया है, A1 ये वाला एरिया A1 है, और ये एरिया A2 है। ये हम निकाल चुके पहले 2BH/3 और ये करके देखिएगा।
ये ए मतलब टोटल एरिया, और यहाँ टोटल एरिया का मतलब होता है पूरा ये एरिया कंप्लीट, वो है एबीसीडी। इट इज एरिया एबीसीडी, ठीक है, इनटू वाई बार। वाई बार क्या है? K2x, याद कीजिए। वाई बार मतलब ये जो पूरा एरिया है ना, इसकी सीजी ये होती है जहाँ ये सी लग रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो K2x है। हमें K2 निकालना हमको, ये वाला, और पूरा एरिया इनटू उसकी सीजी की टॉप से डिस्टेंस, यानी ए वाई बार। वाई बार क्या है? K2x। तो एरिया एबीसीडी इंटू K2x बराबर A1/1। A1 ये है एरिया AB, एरिया ABE, ये A1 है, इंटू Y1। नो, व्हाट इज Y1? Y1 का मतलब है कि ये जो एरिया है ना पैराबोलिक वाला, ये वाला, इसकी सीजी की वहां से दूरी, वहां से दूरी लेंगे तो ये आपके DE तो आएगा ही आएगा, ये तो है। और यहां से कितना होता है याद कीजिएगा, मतलब बता ना 3/8 और 5/8, यहाँ से होता है 3/8। 3/8 किसका? इसका। ये कितना है? 4/7x। और वो कितना था? 3/7x। तो ये जो 3/7x है, दिख रहा ना, ये 3/7x, तो 3/7x लिखेंगे, प्लस इसी सीजी होती है यहाँ से 3/8, 3/8 करके 4/7x। ये देखिएगा, DE प्लस 3/8, DE प्लस 3/8 AE, DE प्लस 3/8 AE, प्लस एरिया BCD, ये है ना जिसको मैंने A2 कहा था, A2 ये है, A2 ये वाला रेक्टेंगल है, एरिया BCD, ये BCDE, देखिएगा, एरिया BCDE, ये वाला BCDE, ये वाला, ये रेक्टेंगल है। सीधी कहाँ? सेंटर में आएगी। दूरी कहाँ से? आप ऊपर से, ऊपर से दूरी कितनी हो जाएगी? DE की आधी, ये DE है ना, उसका आधा, देखो DE/2, देखिएगा DE/2, सिंपल है बिल्कुल। एक बार ये समझ लेंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस ये समझने की बात थी। अब तो हम वैल्यू करेंगे। एरिया ABCD K2XU बराबर एरिया ABE में पहले निकाल चुका था, आपको याद हो तो। एरिया ABE हम निकाल चुके थे पहले, ये देखिएगा, ये हमने किया था ना यहाँ पे, एरिया ABE हमने निकाला था। एक मिनट, ये 8/21 XUCD निकाला था हमने, 8/21 XUCD। ये रहा, ये रहा, हाँ ये देखिएगा, ये आ रहा है यहाँ पे इस पेज में, एरिया ABE दिख रहा ना, एरिया AB, ये 2/3 AB किया था मैंने, याद कीजिएगा। और ये जो सॉल्व किया था तो आप याद करो जरा, ये आ रहा था आपके 4 दूनी 8 बटा 7/21 XU इंटू CD, 8/21 XU इंटू CD, ये हम निकाल चुके थे पहले से, या मैंने सीधा ले लिया 8/21 XU CD, ठीक है। और ये क्या है? DE था आपका 3/7 XU, ये रहा DE, ये रहा DE जो कि 3/7 XU है। और उसके बाद क्या था हमारा? 3/8 AE, 3/8, और AE कितना है? 4/7 XU, तो 3/8 इंटू 4/7 XU, प्लस एरिया BCDE, एरिया BCDE, एरिया BCDE, ये तो एक रेक्टेंगल है। इसके एरिया कैसे निकालेंगे? DC इंटू DE, सिंपल सा, DC इंटू DE इसका एरिया, और DC इंटू DC दिए ना, CD का तो DC का देखिए बात है,
और डीई जो है वो 3/7 XU है। डीई देखिए, ये डीई इट इज 3/7 XU। तो ये इंटू ये डीसी इंटू 3/7 XU, डीसी या सीडी इंटू 3/7 XU, और आखिर में आएगा डीई बटा 2, है ना। एरिया BCDE, ये एरिया आपका BCDE था, ये वाला, ये 3/7 XUCD। तो ये आ गया था आपके DE/2, और DE कितना है 3/7 XU। हम बार बार कह चुके हैं, DE 3/7 XU अपॉन 2। अब देखिएगा, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। ये स्टार लगाने है मैंने, या मैंने एक स्टार लगाया, और स्टार का मीनिंग यह बता दिया। ये क्या था, आप जब जोड़ेंगे ना, 3/7 है ये, और वो आप देखेंगे 4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, तो 3/7 दूनी 14, 3/14। देखो ये 3/7 प्लस 3/14, ये जोड़ेंगे तो 14 ऐसे में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 3, 9/14। तो मैंने सीधा इसको लिख दिया बाद में 9/14। देखिएगा कैसे। हाँ, अब एक बात देखिएगा, ये जो एरिया ABCD है, एरिया ABCD, एरिया ABCD आप देखिएगा, पहला पेज, एरिया ABCD, ये देखिएगा, ये वैल्यू 17 अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एरिया ABCD इज इक्वल टू 17/21 इंटू एरिया AFCD, और 17/21 जो है वो 0.81 था, या 0.8095 था। मैं एरिया ABCD को 0.8095 एरिया AFCD कह सकता हूँ, जो मैंने कहा है। ये देखिएगा 17/21 लिख रहा हूँ, 17/21 एरिया AFCD, 17/21 एरिया AFCD तो ले गए। ये मैंने किसी जगह लिखा है, ये लिखा मैंने एरिया ABCD की जगह ये लिखा है। फिर K2XU की जगह K2XU है, बराबर ये 8/21, 8/21 ही है, XUCD है। अब देखिए ये जो था 3/7 XU प्लस 3/8 ये करके, तो मैंने 8 को 4 से काटा। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 3/7 है, और ये 3/7 दूनी 14 है। देखिए 3/7 और वो 3/7 दूनी 14, इसको मैंने अलग से जोड़ दिया। देखिएगा, हम यहाँ थे, यहाँ पे ये देखिएगा 3/7 में मैंने 3/14 जोड़ दिया, 3/7 प्लस 3/14, ये आ जाएगा 9/14। तो मैंने इसको सीधा लिख दिया था, आपको याद होगा यहाँ पे 9/14, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये रहा 9/14, याद है ना, 3/7 XU वाला, इसको लिख दिया मैंने 9/14 XU। उसके पहले ये 8/21 XUCD था, 8/21 XUCD प्लस, अब ये कितना था 3/7 XUCD, 3/7 XUCD, और ये 3/7 XU बटा 2 था, 3/14 XU हो गया। बस अब बिल्कुल सिंपल है। इट इम्प्लाइज 17/21, अब जो AFCD है वो XU इंटू CD है। कौन सा एरिया AFCD, AFCD रेक्टेंगल, ये कितना है XU इंटू CD। आयत का एरिया होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये XU इंटू CD, और ये K2XU बराबर, ये आया 12/49। कैसे, देखिए जरा, ये था 8/21, लिख दिया मैंने, ये था 9/14, लिख दिया मैंने, ये यहाँ 100 दिया मैंने, तो काटा मैंने 2 से 2 चौक 8, 2 7 14,
3 3 9, 3 7 21, तो 4 थी, 12/7 12/49, ये 12/49 मैंने यहाँ लिख दिया सीधा ही, और ये XUCD लिख दिया। XU दो और आ रहा, देखिए XU इंटू CD, XU इंटू CD, ये देखिएगा आप आराम से, 3 इंटू 3 9/14 7 98, XU इंटू CD। अब यहाँ जाइए वापस आप, वो जो थी कैलकुलेशन आपकी 8/21 इंटू 9/14, ये मैंने यहाँ कर दी थी 12/49, ये काम आएगी यहाँ पे। अब तो आगे चलते हैं, 17/21 XUCD, ये 17/21 आ गया ना, और XUCD, तो मैंने क्या किया कि XU इंटू XU कर दिया XU स्क्वायर, ओके, XU इंटू XU स्क्वायर हो गया, और ये CD, ये रहा CD, और वो क्या था 17/21, साथ में K2 था ना, वो K2 यहाँ ले लिया मैंने, 17/21 K2, 17/21 K2, XU इंटू XU स्क्वायर इंटू CD बराबर 12/49, XU इंटू XU स्क्वायर CD प्लस 9/98, XU इंटू XU स्क्वायर इंटू CD। अब आप देखो, ये XU स्क्वायर इंटू CD सब जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई XU स्क्वायर इंटू CD, और ये जीरो तो है नहीं, जो चीज जीरो नहीं उसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि XU तो डेप्थ ऑफ एन है, जीरो है नहीं, CD भी कुछ लेंथ ही है, जीरो नहीं है, XU स्क्वायर इंटू CD जीरो नहीं हो सकता, और जो जीरो नहीं हो सकता ना उसको भाग लग जाता है, देखा मैंने, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई XU स्क्वायर इंटू CD विच इज नॉट जीरो, दैट इज ओके। जैसे XU स्क्वायर CD का भाग लगाएंगे दोनों साइड में कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 17/21 K2 बराबर 12/49 प्लस 9/98, बाकी सब कट जाएंगे, 17/21 K2 49 और 98 का ऐसे मिलाएंगे तो 98 आएगा, 98 में 49 का भाग लगेगा 2 इंटू 12 24 प्लस 9, तो आ जाएगा आपको 33/98, तो K2 कितना आ जाएगा 33/98, और ये हो जाएगा 21/17, 7 से घटा 7 21, और ये 14 बार घटेगा 14 ये 33 या 99, और 14 इंटू 17 करेंगे तो आएगा 238, और जब 99 में 238 को भाग लगाएंगे तो 0.416 आएगा, और 0.416 को हम लगभग 0.42 लेते हैं, इसलिए K2 0.42 आ गया। मैंने बहुत डीप में जाके काम किया ये, हालांकि आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, चांस इसके लगभग नहीं के बराबर आने के, लेकिन बेसिक्स को मैंने क्लियर किया है, और ये बेसिक बहुत काम आते हैं, कई बार ध्यान देना। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको तो ये केवल याद रखना है कि K1 K2 K3 क्या होता है, K1 K2 K3 क्या होता है, ये याद रखें, ये काम क्या है, K1 K2 K3 क्या होता है, इनकी वैल्यूज क्या होती है, बस ये काम का। और ये क्वेश्चन मैंने जो भी कराया था ना, ये था क्वेश्चन नंबर 37, अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 38, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दो ही लिए मैंने 37 38, ये भी रीड की हड्डी है सिंगली बीम की, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, एक कोड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रटाना नहीं चाहता था, इसलिए काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम का है, बता दूं आपको मैं, तो मैंने इसको प्रूव कर, इसको मैंने क्वेश्चन मान लिया, प्रूव दैट MU मतलब अल्टीमेट, MU बराबर 0.36 FCK 0.36 FCK XU/D इंटू 1 माइनस 0.42 XU/D इंटू BDS। ये अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको बता दूंगा ये कोड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला कोड में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हम जब सवाल करेंगे न्यूमेरिकल तो बता देंगे आपको, लेकिन फिलहाल मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, तो इसको जब प्रूव करेंगे ना इस फॉर्मूले को, तो सारी बेसिक बातें क्लियर हो जाएगी आरसीसी की। प्रूफ MU, व्हाट इज MU, अल्टीमेट मोमेंट, मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स तो फोर्स, और डिस्टेंस क्या होती है लीवर आर्म, तो
अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो फोर्स ले लिया मैंने कंप्रेसिव फोर्स, और एलए का मतलब लीवर आर, उत्तर भुजा। कंप्रेसिव फोर्स क्या था इसके अंदर, याद करो, बी इंटू एरिया एबीसीडी। ये देखिएगा, ये कंप्रेसिव फोर्स है ना, सी। ये बहुत, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, मैं आपको समझा दूं। ये मैंने 3 स्टार लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ये मैं आपको बहुत ज्यादा बता देता हूँ। ये कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए तरीका क्या लगाएंगे, ये जो विड्थ है ना कंप्रेशन जोन की, इसको आप गुणा करेंगे किससे, एरिया एबीसीडी से। एरिया, ये कंप्रेशन जोन का जो स्ट्रेस वाला है ना, ए बी सी डी का, इससे गुणा करेंगे ये वाला, तो ये कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। कैसा आएगा मैं समझाता हूँ। इसको देखो मैंने चेक किया है, ये 3 स्टार है ना, ये 3 स्टार लगा। यूनिट ऑफ, मैं ये बी इंटू एरिया एबीसीडी की यूनिट निकाल रहा हूँ। यूनिट ऑफ बी इंटू एरिया एबीसीडी, तो बी तो भाई, बी तो कोई, बी क्या है, विड्थ है, विड्थ एमएम में होती है, एमएम। अब एरिया एबीसीडी, एरिया एबीसीडी, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ केवल। इसमें एक तो ये यूनिट आएगी, इसी यूनिट आएगी, एक इसकी आएगी, डेप्थ क्या आएगी, ये क्या है, स्ट्रेस किसमें होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये क्या है, डेप्थ किसमें होती है, एमएम में। ये देखिएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू एमएम। अब एमएम इंटू एमएम, एमएम स्क्वायर से एमएम स्क्वायर कट जाएगा, एन रह जाएगा, न्यूटन जो कि फोर्स होता ही है। ओके हो गया। ध्यान रखें, हमें जब ये निकालना होता है ना कंप्रेसिव फोर्स, हम इस बी जो चौड़ाई है बीम की, इसको गुणा करते हैं इस एरिया से, कंप्रेशन वाला। और लीवर आर्म क्या होता है, डी माइनस के टू एक्स यू। देखिए, लीवर आर्म का मतलब होता है ये कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की दूरी। ये टोटल क्या है, मुझे चाहिए लीवर आर्म, ये आ जाएगा, आपको याद होगा, ये जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है ना यहाँ तक, ये इफेक्ट डेप्थ है कि नहीं है, डी। और मुझे चाहिए दूरी सी से लेके, ये लीवर आर्म है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस डी, उसमें से ये के टू एक्स यू घटा दूंगा। यानी अगर मैं इस डी में से ये के टू एक्स यू घटा दूं, तो मुझे ये लीवर आर्म मिल जाएगा। देखिएगा, डी माइनस के टू एक्स यू। अब देखिए एम यू बराबर बी, बी एरिया एबीसीडी। अब याद है, ये जो एरिया एबीसीडी था, एरिया एबीसीडी, वो शेप फैक्टर के हिसाब से 0.81 इंटू एरिया ए एफ सी डी था, याद करो। K1 इंटू एरिया ए एफ सी डी, किसी जगह लिखा एबीसीडी की जगह K1 इंटू एरिया ए एफ सी डी, और डी माइनस, और K2 में निकाल चुका हूँ 0.42, K2 इज 0.42 एक्स, दैट इज एम यू इक्वल टू बी इंटू, और K1 निकल चुका था 0.8095। और एरिया ए एफ सी डी जो है ना, एरिया ए एफ सी डी, एरिया ए एफ सी डी, ये है, ये इंटू ये कितना था, ये K3 FC बटा गामा MC, और ये कितना है, XU। और ये K3 FC बटा गामा MC जो था 0.446 आया था, ये हमने 0.446 लिया था यहाँ पे। फिर उसको भी बाद में ले लेंगे, ये K3 FC लिख दिया था मैंने इंटू XU, यहाँ थे हम, ये K1 था, और ये K3 FC गामा MC इंटू XU, D माइनस 0.42 XU, दैट इज MU इज इक्वल टू B। अब देखो ये 0.8095, और ये FC के याद करो 0.67, गामा MC 1.5 याद कीजिए, फिर FC लिख दिया, फिर XU लिख दिया, फिर D माइनस 0.42 XU। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको 0.8095 इंटू 0.67, ये आपका एग्जैक्टली 0.36 आएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है MU के लिए, ये 0.36 आएगा, तो 0.36 FC के B, 0.36 FC के B, फिर आगे क्या, XU, फिर XU। एक्चुअली मैंने ये अलग अलग था ना लिखा हुआ, ये 0.36
0.36, ये एफ सी के लिख दिया, ये एफ सी के लिख दिया, बी एक्स यू, ये बी और ये एक्स यू, फिर डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब फोर्स निकालते हैं, हम मोमेंट निकालते हैं ना, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म तो डी माइनस 0.42 एक्स यू होता है, और कंप्रेसिव फोर्स हमेशा ये होता है बी एक्स यू इंटू 0.36 एफ सी के। देखो ये बी, ये एक्स यू इंटू 0.36 एफ सी के, ये बहुत काम आना है। अब इसी से मैंने इसको प्रूव कर दिया है जो हमको प्रूव करना था। देखिए कैसे हमको प्रूव एक्चुअली करना था ना, जो कोड में लिखा हुआ है फॉर्मूले वाला, यहाँ तक ज्यादा ये काम है। ये वाला देखो ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा काम आएगा ये वाला, ध्यान देना। मैं फिर कह रहा हूँ, बी एक्स यू इंटू 0.36 एफ सी के माइनस सॉरी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। अब मैंने क्या किया, 0.36 एफ सी के लिख दिया, यूं क्यों, बी एक्स यू लिख दिया, यूं क्यों, डी कॉमन ले लिया। जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है, जैसे डी कॉमन होगा ना, तो डी में डी का भाग 1 माइनस 0.42 एक्स यू अपॉन डी हो गया। आगे चलो, 0.36 एफ सी के। अब मैंने क्या किया, एक्स यू के अंदर डी का भाग लगाया, डी का जब भाग लगाएंगे तो डी का गुणा भी तो करना पड़ेगा, डी का भाग तो लगा दिया, एक्स यू बड़ा डी हो गया, और डी से गुणा करें तो डी स्क्वायर बन जाएगा, और ये पहले बी है साथ में, यहाँ पे बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने डी से भाग लगाया, डी से गुणा किया, डी से भाग लगाया, वो एक्स यू बड़ा डी आ गया, डी से गुणा किया तो डी स्क्वायर इंटू बी, बी डी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और ये 1 माइनस 0.42 एक्स यू अपॉन डी। ये बहुत काम का है। 0.36 एफ सी के एक्स यू अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। मुझे आशा है कि आप लोग इसको जरूर करेंगे, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसके आने की संभावना कम है, ना के बराबर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको शेप फैक्टर तीनों याद रखना है, K1 K2 K3। K1 है शेप फैक्टर, सॉरी ये ब्लॉक स्ट्रेस ब्लॉक जो पैरामीटर आपको याद रखना है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। K1 है शेप फैक्टर, K2 है डेप्थ फैक्टर, और K3 है मैक्सिमम स्ट्रेस फैक्टर। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए वीडियो पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।